शोध संवाद के मंच पर सभी साथियों, सभी विशेषज्ञों और हमारे शोधार्थियों और अन्य जो भी आमंत्रित सदस्य हैं, आप सभी का स्वागत है। आज जाहिदुल दीवान ने एक बड़ा रोचक विषय चर्चा के लिए निर्धारित किया है, वह है अनुवाद्यता। मैं समझता हूँ कि जो भी साहित्य और संवेदना के आदान-प्रदान में रुचि रखने वाले शोधार्थी विद्वान जन हैं, उन सभी की रुचि इस संकल्पना में रहेगी कि अनुवाद्यता क्या है और किस तरह से अनुवाद्यता अनुवादक के समक्ष कभी-कभी एक चुनौती के रूप में और कभी-कभी उस चुनौती के माध्यम से अत्यंत सफल अनुवाद करने के एक माध्यम के रूप में सामने आती है। तो आज हम अनुवाद्यता के विभिन्न पक्षों पर चर्चा करेंगे। मैं समझता हूँ कि मेरी तरफ से आवाज़ आप सब लोगों तक पहुँच रही होगी और वीडियो जो है वो भी संज्ञान लेने योग्य रहेगा। तो अगर ये सारी स्थितियाँ अनुकूल हैं तो हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं। जाहिद जी, अगर आप एक बार पुष्टि कर दें कि दोनों ऑडियो वीडियो ठीक हैं तो हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं। अनुवाद्यता का अगर हम शाब्दिक अर्थ ढूंढने की कोशिश करें तो इसके जो समानार्थी शब्द हैं अंग्रेजी में वो है अनट्रांसलेटेबिलिटी, और अगर व्युत्पत्ति अनुवाद्यता की हम तलाश करें तो ये नए समास से बना हुआ एक समस्त पद है, न अनुवाद्यता, यानी एक ऐसी स्थिति जिसमें अनुवाद की गुंजाइश नहीं हो। लेकिन मैं आप लोगों से, आप सभी से, विद्वान जनों से ये साझा करना चाहता हूँ कि अनुवाद्यता एक विचित्र तरह की एक संकल्पना है। इसकी ना तो पूरी तरह से विद्वान जन पुष्टि करते हैं कि किसी पाठ का अनुवाद नहीं हो सकता, और ना ही इस बात को भी जोर देकर के कहते हैं कि संपूर्ण अनुवाद हमेशा संभव होता है। तो इस प्रकार से जो अनुवाद्यता है ये एक प्रकार की जो है एक बड़ी पेक्यूलियर एक अलग तरह का एक नोशन है, एक संकल्पना है जिसके बारे में बहुत स्पष्ट रूप से कह पाना मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि जब भी हम किसी पाठ को अनुवाद की दृष्टि से देखते हैं तो जाहिर है कि उस पाठ की अपनी विशेषताएं होती हैं, भाषिक विशेषताएं होती हैं, सांस्कृतिक विशेषताएं होती हैं, उसकी अपनी प्रकृतिगत विशेषताएं होती हैं, उसकी संरचना, विन्यास, क्रम, शैली और बहुत सारे ऐसे अनंत विषय होते हैं जिनकी दृष्टि से हर पाठ विशिष्ट होता है। कुछ विद्वानों ने कहा है कि जो अनट्रांसलेटेबिलिटी है ये हर और लगभग सभी प्रकार के पाठों की एक विशिष्टता है, एक उनकी प्रॉपर्टी है, उनकी एक पहचान होती है। क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो हर पाठ का अनुवाद स्वतः बहुत ही आसान तरीके से संभव हो जाएगा और उसमें अनुवादक को किसी प्रकार की कोई कठिनाई या किसी प्रकार की जटिलता का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन जब हम अनुवाद्यता की बात करते हैं तो जब ये स्पष्ट हो जाता है कि ये एक प्रकार की जो एक ऐसी संकल्पना है कि जिसके बारे में कुछ भी निश्चित रूप से कहना मुश्किल है, क्योंकि हर पाठ लगता है कि अनुवाद्य है जब हम उसको प्रथम दृष्टया देखते हैं, लेकिन प्रयास करने के बाद बहुत ही उत्तम अनुवाद संभव हो जाता है। इसलिए अनुवाद्यता की स्थिति नए समास की परिभाषा के अनुसार खरी नहीं उतरती है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि जब हम अनुवाद करने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, तो जो अनुवादक को श्रम करना पड़ता है, या यूं कहें कि जब उसको कुछ सीमाओं का सामना करना पड़ सकता है जिन्हें हम लिमिटेशंस इन ट्रांसलेशन कहते हैं, या कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है,
तो वे एक प्रकार की अननुवादिता की स्थिति पैदा करती हैं। लेकिन चुनौतियां और सीमाएं ये निश्चित नहीं करती कि किसी पाठ का अनुवाद हो ही नहीं सकता। इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो हम अनुवाद में जब ट्रांसफर ऑफ मीनिंग या अर्थांतरण की कोशिश करते हैं, और ये कहा भी गया है कि ट्रांसलेशन इज बोथ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, यानी अनुवाद प्रक्रिया और उत्पाद दोनों ही है। इस दृष्टि से जब हम उसमें आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें जो सोर्स लैंग्वेज में जो दिया गया टेक्स्ट है, या जिसको हम एसटी कहते हैं, उसका जब हम प्रथम दृष्टया अवलोकन करते हैं तो हमें प्रतीत होता है कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो संभवतः अंतरण के समय बहुत आसानी से पार, या जिसको हम कहते हैं ट्रांस और लेट, यानी जिसको हम पार ले जाना चाहते हैं लक्ष्य भाषा में, टारगेट लैंग्वेज में, वो शायद बहुत आसान नहीं लगती हैं। इसके कई कारण होंगे जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो अनट्रांसलेटेबिलिटी या अननुवाद्यता की अनुवाद में जो स्थिति है वो बड़ी रोचक है, और रोचक इस दृष्टि से भी है कि ये अनुवादक को अधिक आत्मान्वेषण, अधिक अभ्यास, अधिक कोशिश करने के लिए प्रेरित करती है। इस क्रम में अनुवादक बहुत अच्छा अनुवाद करने की ओर भी अग्रसर होता है, और कई बार श्रेष्ठ अनुवाद की सीमाओं या अनुवाद की चुनौतियों के माध्यम से गुजर करके ही हासिल होते हैं। असल में जब हम सोर्स टेक्स्ट की बात करते हैं, स्रोत भाषा के पाठ की बात करते हैं, तो हर पाठ अपने आप में विशिष्ट होता है, जैसा मैंने अभी कहा, और उसकी अपनी कुछ विशिष्टताएं होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं। बल्कि ये कहा गया है कि एवरी टेक्स्ट और ऑल टेक्स्ट हैव प्रॉपर्टीज इन विच अनट्रांसलेटेबिलिटी इज एन इम्पॉर्टेंट वन। इस दृष्टि से जब हम देखते हैं कि प्रत्येक पाठ की कुछ कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं, भाषिक, सांस्कृतिक और भी बहुत सारी स्थानीय विशेषताएं, उसकी प्रकृतिगत विशेषताएं, किस तरह का पाठ है, किस तरह का उसमें विषय वस्तु है, किस तरह का वर्णन किया गया है, तो पाठ को जब अनुवादक उसके आशय का, उसके अर्थ का अंतरण करने की कोशिश करता है तो पाठ प्रतिरोध करता है। और दूसरी बात ये है कि हमेशा जो अनुवाद के लिए पाठ उपलब्ध होता है वह एक फ्रोजन टेक्स्ट होता है, यानी एक वो निश्चित तयशुदा पाठ होता है। उसमें अनुवादक के पास कोई ऐसी सरलता, सहजता या उपलब्धता नहीं है कि वो उस पाठ से कुछ छेड़छाड़ कर सके या उसे अपनी मनमर्जी के अनुसार बदल सके। तो कहने का भाव यह है कि जो पाठ है वो है, उसी का ही अनुवाद किया जाना है। लेकिन जब हम उसको देखते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण पर हमें लगता है कि हमारे मनोमस्तिष्क में, क्योंकि इसे अनुवाद की जो गतिविधि है उसे एक प्रक्रियागत गतिविधि माना है, तो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। कुछ लोगों ने उसे कला और शिल्प भी कहा है, बहरहाल उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। तो ऐसा लगता है कि जो सोर्स टेक्स्ट है, जो स्रोत भाषा का पाठ है, वो अनुवादक के साथ लड़ता झगड़ता है, एक तरह से प्रतिरोध करता है। बहुत सारे जो आयामों में वह अनुवादक से बहुत सारे मनोमस्तिष्क प्रवृत्तियों पर सोचने, परखने और निर्णय लेने के लिए उसे विवश करता है। यानी जब हम किसी स्रोत भाषा पाठ को देखते हैं और उसे अंतरण करने की दिशा में अग्रसर होते हैं, तो हमें सबसे पहली चुनौती आती है कि उसके लिए पर्याय कौन से अनुकूल होंगे। अनुकूल पर्यायों को ढूंढते समय बहुत सारे पर्याय एक साथ हमारे सामने आते हैं, लेकिन मूल पाठ उनमें से सर्वोत्तम, जो सर्वाधिक जो नजदीक पर्याय है, उसके चयन की अपेक्षा करता है। लेकिन ये तो हुआ स्रोत भाषा पाठ की दृष्टि के अनुसार। अनुवाद को जब हम दूसरे चरण तक ले जाते हैं, यानी उसके अंतरण की हम जब सीढ़ी पर पहुंचते हैं, तो हम कुछ कुछ जो है वो उसके समवर्तियों को लक्ष्य भाषा पाठ के साथ बिठाने की कोशिश भी करते हैं, सामंजस्य बिठाने की कोशिश हम करते हैं, जिसे टारगेट लैंग्वेज कहते हैं। और टारगेट टेक्स्ट के रूप में जब हम तैयारी करते हैं तो एक दूसरी तरह का प्रतिरोध हमारे सामने आता है। वह इसलिए आता है कि भाषा असल में एक सामाजिक वस्तु है, सामाजिक उपभोग की वस्तु है। लैंग्वेज इज ए कमोडिटी ऑफ सोशल यूज, यानी सामाजिक व्यवहारों को संपादित करने वाली भाषा होती है।
बल्कि एक बड़ी सुप्रसिद्ध कहावत है कि लैंग्वेज इज़ अ गाइड टू सोशल रियलिटी, यानी भाषा जो है वो सामाजिक यथार्थ की प्रतीति भी कराती है। ये सामाजिक यथार्थ क्या है? सामाजिक यथार्थ है हमारा रहन-सहन, जीवन शैली, सामाजिक व्यवहार, चिंतन, रीति-रिवाज, नाते रिश्तेदारी और वो सब कुछ जो समाज को एक अलग समूह के रूप में पहचान देता है। इसमें उसकी अर्थव्यवस्था आती है, उसकी पारिस्थितिकी आती है, उसके पूरे जीवन का सार आता है। तो समाज की जब हम बात करते हैं और समाज के उपभोग के रूप में भाषा की बात करते हैं और भाषा चूंकि एक समाज विशेष को पहचान देने का एक महत्वपूर्ण कार्य करती है, तो समाज के साथ दूसरा पक्ष आता है संस्कृति। संस्कृति या कल्चर जो है ये पूरे एक समाज की जीवन शैली का अगर समुच्चय है तो उसको परिभाषित करने वाली संस्कृति होती है। अब जटिलता इस दृष्टि से एक और सामने आती है अनुवादक के, जो कि अननुवाद्यता की एक और श्रेणी को उत्पन्न करके सामने लाती है। वह ये होती है कि स्रोत भाषा में जो पाठ रचा गया है उसका रचयिता स्वतंत्र है, एक लेखक है और एक ऑथर है, और जो लेखक है उसने किन्हीं परिस्थितियों में अपनी निर्धारित सोच और अपने चिंतन के आधार पर पाठ का गठन किया है, पाठ का निर्माण किया है। अब जब हम उसको आगे ले जाने की कोशिश करते हैं तो उस मूल पाठ में जो रचयिता है, ऑथर है, उसके अपने निजी अनुभव, सांसारिक अनुभव होते हैं। और फिर यह भी स्पष्ट है कि जब हम उसको लक्ष्य भाषा की संस्कृति के साथ तालमेल बिठाने में उसको उस पर कार्य करते हैं, तो जो लक्ष्य भाषा की संस्कृति है वह अपने जो उसके निर्धारित तत्व हैं उनको लेकर के भी अनुवादक के सामने आ जाती है। और इसका कई बार एक बड़ा विचित्र से उदाहरण मिलते हैं कि कई अभिव्यक्तियां अनुदित होकर के भाषिक दृष्टि से तो शुद्ध प्रतीत होती हैं, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से लक्ष्य भाषा की जो संस्कृति है, उसका जो समाज है, उसका जो उपभोक्ता वर्ग है, उसमें वो स्वीकार्य नहीं होती। इसका एक उदाहरण ये है हमारे यहाँ कि अलग-अलग प्रांतों में अलग-अलग अर्थों के लिए कुछ अलग-अलग अभिव्यक्तियां हैं, लेकिन वही अभिव्यक्ति दूसरे प्रांत में जाकर के उसी अर्थ को अभिव्यक्त नहीं करती, और यदि कोई व्यक्ति उसका प्रयोग कर भी लेता है तो वो बड़ा असहज सा एक दृश्य या स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और कई बार इससे सामाजिक जो एक असहिष्णुता है उसकी गुंजाइश भी बन जाती है। तो मेरा कहना ये था कि जो अनुवाद में सीमाएं और चुनौतियां होती हैं वही कुछ हमारे सामने अननुवाद्यता की स्थिति पैदा करती हैं, और अननुवाद्यता की जो स्थिति है ये जो लक्ष्य भाषा पाठ में जब हम स्रोत भाषा पाठ के अर्थ को, आशय को, इंटेंट को कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, संप्रेषित करने की कोशिश करते हैं, उसे अंतरित करके व्यक्त करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ तो जो स्रोत भाषा का पाठ है वही प्रतिरोध करता है कि नहीं, मुझे इस रूप में नहीं, इस रूप में समझा जाए। और जब हम उसका अर्थांतरण करने के बाद लक्ष्य भाषा की सामाजिक सांस्कृतिक पहचान के साथ, पृष्ठभूमि के साथ उसका तालमेल जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो लक्ष्य भाषा की जो सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना है, जो उसका परिवेश है, वह भी प्रतिरोध करता है। तो ये जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, जो सीमाओं और चुनौतियों के सामने हमारे सामने आता है, यही असल में अननुवाद्यता के मूल की संकल्पना है। अब ये एक भाषा को लेकर के शायद, चूंकि भाषा की ही तो महती भूमिका है, चाहे दो प्रतीक व्यवस्थाओं के बीच में हम अनुवाद करें या दो भाषिक प्रतीकों के बीच में हम अनुवाद करें या दो लिपि या जो चिन्ह है उनके बीच में हम यानी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करें या सीमियोटिक्स, या हम जो लाक्षणिक चिन्ह है, सांकेतिक चिन्ह है, उनका हम प्रयोग करें। लेकिन ये बात है कि जब भी हम अनुवाद करते हैं तो या तो दो भिन्न प्रतीक व्यवस्थाओं के रूप में या दो लिपियों के बीच में, दो भाषाओं के बीच में ही जब अर्थांतरण की गतिविधि होती है तो उसको हम अनुवाद कहते हैं। अब इस संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा भाषा पर भी मुझे लगता है होनी चाहिए।
भाषा अपने आप में एक बड़ी जटिल संकल्पना है, लेकिन बहुत ही उपयोगी ईश्वरीय देन मनुष्य के लिए है। मनुष्य का जो मस्तिष्क है उसकी अपार क्षमता है भाषा के क्षण भर में ही असंख्य प्रतिबिंब और असंख्य रूपों की संरचना करने में। इसलिए पहले से ये तय कर पाना या ये अंदाज लगा लेना कि किसी लेखक ने किसी काल विशेष में किस मनोस्थिति या किस सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में किस प्रकार के चिंतन और मनन के आधार पर इस पाठ की रचना की होगी, ये अंदाज लगाना बहुत मुश्किल है। और फिर भाषा जो है वो लगातार गतिमय होती रहती है, गतिशील होती है, डायनामिक है, और साथ में भाषा जो है अत्यंत यादृच्छिक है। यादृच्छिक का मतलब ये है कि इसमें जिस तरह के समाज के लिए जिस तरह की अभिव्यक्तियों की आवश्यकता महसूस होती है, जिस तरह की परिस्थिति में जिस तरह के संबोधन की आवश्यकता होती है, उसी के अनुसार भाषा अपना स्वरूप ग्रहण कर लेती है। ये बात यहाँ उल्लेखनीय होगी आपसे साझा करना कि भले ही भाषा को व्याकरण जो है वो उसकी शुद्धता के लिए कुछ प्रयास करता है, लेकिन जो लोक व्यवहार हैं वह तो सर्वमान्य हैं ही। इस दृष्टि से हमेशा ही व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध भाषा सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से शुद्ध हो, ये निश्चित नहीं है। हमने देखा है कि हमारे सामाजिक परिवेश में अगर हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाना चाहते हैं या किसी से बनाते हैं, तो उसकी पूरी की पूरी जो सामाजिक सांस्कृतिक सूझबूझ है वो बदल जाती है। हम किसी से कहते हैं कि अरे आप तो बहुत जल्दी आ गए, तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति हमारा साथी समय से पहले आ गया हो, तो हमने उस स्थिति में कह दिया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विलंब से आया है तो हमने उसको ये भी कह दिया कि आज तो आप बहुत शीघ्रता से आ गए। और कोई व्यक्ति नियमित रूप से देर से आने का अभ्यासी है, आदी है, तो हम उसको भी कहते हैं कि अरे आज तो आप बहुत जल्दी आ गए, यानी कि आप हमेशा देर से आते हैं, आज आप जल्दी आ गए। तो ये स्थिति अनुवादक के सामने किस तरह से अनुवादक उस अर्थ को ग्रहण करे, उसके लिए एक थोड़ा सा दुविधा का जो वातावरण है वो उसका निर्माण कर देती है। और उसी से निपटने में अनुवादक की क्षमता, उसका धैर्य, उसका अध्ययन अध्यापन, उसका अनुभव काम आता है। यानी जो अनुवादक है वो कोशिश करता है कि मैं जो मूल लेखक है, रचनाकार है, उसकी मनोस्थिति तक भी पहुंचूं। तो जो पहुंचने की और उसके साथ तालमेल बिठाने की और फिर अपने मन को भी ये आश्वासन देने की कि मैं शायद न्याय कर रहा हूँ, क्योंकि अनुवाद में सबसे पहला प्रश्न निष्ठा का होता है, लॉयल्टी का होता है। यानी मूल पाठ के साथ उस रूप में छेड़छाड़ ना हो जिससे कि जो मूल लेखक का जो आधारभूत आशय था वही गड़बड़ा जाए। हाँ, शैली के आधार पर, अभिव्यक्ति के आधार पर उसे सौंदर्य परक और बनाने के लिए कुछ कुछ चीजें अवश्य की जाती हैं, लेकिन जो मूल गुण किसी भी उत्तम अनुवाद का है वो है मूल का आशय जो है वो अक्षुण्ण रहना चाहिए, उसके साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो ये जो सारी स्थिति है ये अनुवादक के सामने या अनुवाद अध्येता के सामने या जो अनुवाद अध्ययन के शिक्षार्थी हैं या जो दूसरे जो शौकिया लोग हैं अनुवाद करने में जो रुचि रखते हैं, सबके सामने एक बहुत सारी समस्याओं का एक पिंडारा खोल देते हैं। लेकिन ये बात भी है कि उसका समाधान भी उसी आयाम में निहित है। भाषा के बारे में तो एक बड़ी अच्छी उक्ति कही गई है। एडवर्ड सफीर ने कहा कि नो टू लैंग्वेजेस आर एवर सफिशिएंटली सिमिलर टू रिप्रेजेंट द सेम सोशल रियलिटी। अब जो पहले मैंने आपसे निवेदन किया था कि भाषा दो प्रतीक व्यवस्थाओं, लिपि व्यवस्थाओं के बीच में अर्थ के अंतरण का व्यापार है, अर्थ के अंतरण की एक कोशिश है, एक प्रयास होता है। और ये भी सही है कि कोई भी अनुवाद अंतिम नहीं होता। इसकी वजह जो अनट्रांसलेटेबिलिटी या अननुवाद्यता के संदर्भ में जो कहा जाता है कि इट्स ए पेक्यूलियर नोशन, ये एक तरह का जो एक ऐसी संकल्पना है कि जो एक अपने आप में बहुत स्पष्ट नहीं है। तो उसी के संदर्भ में भी कहा जाता है कि
नो ट्रांसलेशन इज फाइनल ट्रांसलेशन, यानी किसी पाठ का पूरी तरह से अनुवाद हो जाए शायद ये संभव नहीं है। इसका स्पष्ट कारण ये है कि दोनों ही भाषाओं की जो अपनी संरचना क्रम है, अपने जो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश है वो भिन्न है। तो सपीर ने कहा कि विश्व में शायद ही कोई ऐसी दो भाषाएं हों जो एक समान सामाजिक यथार्थ का प्रतिनिधित्व या निरूपण कर सकें। स्पष्ट है कि कोई भी दो भाषाएं होंगी तो उनकी भाषिक व्यवस्था अलग होगी, उनकी समाज सांस्कृतिक व्यवस्था अलग होगी, उनकी प्रकृति अलग होगी, और इसके कारण जो है उनमें उनका अलग अलग सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में विकसित होना, अलग अलग भाषाई परिवारों से उनका संबंध होना, अलग अलग विषयों पर भाषा के माध्यम से विचार विमर्श और चिंतन करना, ऐसे बहुत सारे उसमें तत्व निहित रहते हैं। तो मेरा कहने का भाव ये है कि जो अनुवाद है वो अंतिम इसलिए नहीं हो सकता कि उसमें हमेशा ही दो भाषाओं के बीच में जो अलग अलग गतिरोध हैं, प्रतिरोध हैं, उनको पार करते हुए जब अनुवादक अंतिम पाठ निर्मित करता है एक लक्ष्य पाठ के रूप में, तो वो अपनी तरफ से कोशिश करता है कि मूल के आशय का यथासंभव उसका अंतरण हो जाए, ताकि वो जो स्रोत भाषा के पाठ का आशय है, लक्ष्य भाषा पाठ, और उसकी सामाजिक सांस्कृतिक संरचना में रच बस जाए, जिसको हम कहते हैं कि अनुकूलन हो जाए, हम उसका एडेप्टेशन कर लें, उसका रूपांतरण करके हम उसको उसमें एक तरह से रच बस ने में हम उसकी मदद करें और उसको ठीक से उसमें व्यक्त कर पाएं। एक अनुवाद के बड़े प्रतिष्ठित विद्वान हैं कैटफोर्ड। उन्होंने अपने एक निबंध में कहा कि दो प्रकार की जो अनुवाद्यता की स्थिति हमारे सामने आती है, एक भाषिक और दूसरी सांस्कृतिक। तो भाषिक के लिए हम सब जानते हैं कि हर भाषा की अपनी विशिष्ट संरचना होती है, उसका विन्यासात्मक स्वरूप अलग होता है, उसकी जो व्याकरणिक कोटियां हैं वो अलग होती हैं, उसका शब्द रूप ध्वनि और ये सारी जो व्यवस्था है, शब्दों के निर्माण की व्यवस्था है, उसके जो अलग अलग नियम हैं वो अपने अपने विशिष्ट होते हैं। तो इस दृष्टि से उनमें समानता होना संभव नहीं है। हालांकि ये भी इसमें कुछ अपवाद इस दृष्टि से हो सकते हैं, कुछ समानताएं संभव हैं। जो सहोदर भाषाएं हैं, एक ही भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जिनमें कि अधिकतर भारतीय भाषाओं के बीच में बहुत अधिक समानताएं व्याकरणिक दृष्टि से देखी जाती हैं, लेकिन फिर भी उनमें कुछ कुछ अपनी जो विशिष्टताएं अवश्य रहती हैं, जो अनुवाद करते समय अनुवादक के सामने भाषिक स्तर पर, यानी जो लिंग्विस्टिक लेवल है उस पर स्तर पर चुनौतियां या उसके लिए एक तरह की लिमिटेशंस बन करके उभरती हैं। और ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जब अनुवादक को थोड़ा सा श्रम और करना पड़ता है, तो हम कहते हैं कि इसमें एक अनट्रांसलेटेबिलिटी का एलिमेंट या तत्व सामने दिख रहा है। दूसरा जो बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष जिस पर कैटफोर्ड ने प्रकाश डाला है वो है सांस्कृतिक। संस्कृति जो है किसी समाज के, जैसा मैंने अभी जिक्र किया था कि उसके समाज का जो परिचय देने वाली एक अमूर्त संकल्पना है। ये एक ऐसी संकल्पना है जो आपको कहीं शब्दों में लिखी हुई तो नहीं मिलेगी, लेकिन आपके व्यवहार, आपके चिंतन, आपके पूरे सामाजिक सरोकारों में और एक अमौखिक रूप से व्यक्त होती है। उसे भले ही कहा ना जाए, लेकिन अब किसी भी भारतीय परिवेश में अतिथि के आने पर नमस्ते कहना एक सामान्य सा प्रचलन है, लेकिन नमस्ते अपने आप में एक पूरे संस्कार को, उस समाज संस्कृति के संस्कार को व्यक्त करता है, जो और उससे ये पहचान मिलती है कि ये किस तरह का समाज है। इसी तरह अगर आप देखें तो हमारे सगे संबंधियों की जो या जो शादी ब्याह के कारण जो नाते रिश्तेदारी बनती है, उसमें बहुत सारी नई शब्दावलियां ऐसी विशिष्ट उभर करके सामने आती हैं कि वो किसी एक समाज विशेष की ही होती हैं। ये बात सत्य है कि हर समाज में
इस तरह की जो आम व्यवहार की घटनाएं होती हैं उसमें सारी सामाजिक क्रियाएं संपन्न होती हैं, उसकी अपनी पारिस्थितिकी इकोलॉजी होती है, उसका अपना देश परिवेश होता है, पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, खान पान की अभिव्यक्तियां हैं, पहरावे की अभिव्यक्तियां हैं, चिंतन मनन की अभिव्यक्तियां हैं, आस्था और धर्म और रीति रिवाज की अभिव्यक्तियां हैं और अनुष्ठान संस्कारों की भाषा है। लेकिन इसमें एक ध्यान देने योग्य पक्ष ये है कि ये सारी हर समाज और हर संस्कृति की अपनी विशिष्ट होती है। यानी मेरा कहने का भाव ये है कि हर समाज में एक ही तरह से इनके नाम नहीं रखे जाते हैं। अब जब इस तरह की स्थिति होगी तो जब हम एक सामाजिक परिवेश में रचे गए साहित्य को दूसरे सामाजिक परिवेश की भाषा में यानी अनुदित करने की कोशिश करते हैं, उसके आशय को ले जाने की कोशिश करते हैं, तो जाहिर है कि उपयुक्त समानार्थियों की समस्या उभरती है। अगर उपयुक्त समानार्थी मिल भी जाता है तो उस लक्ष्य भाषा की शैली, उसका जो डिस्कोर्सल फीचर हैं, उसमें जो प्रयुक्तियों की शैली है, उसकी जो अपनी संरचना है, उसमें वो किस प्रकार ठीक तरह से बैठ जाए ताकि वो उसी जैसा कि अनुवाद के एक सुप्रसिद्ध विद्वान ने कहा भी है कि जिस प्रकार को सोर्स जो लैंग्वेज है वो संपादित करती है, तो अनुवाद के माध्यम से जब वो लक्ष्य भाषा में अंतरित हो जाती है, उसका अर्थांतरण हो जाता है, तो उसी प्रकार को संपादित करे जिसको कि वह स्रोत भाषा में संपादित किया करता था। कहने का भाव ये है कि जिस उद्देश्य से स्रोत भाषा पाठ में किसी पाठ की रचना या उसका निर्माण किया गया था, उससे जो प्रकार संपादित हुआ है, वो जो प्रकार है वो लक्ष्य भाषा में भी संपादित होना चाहिए, तभी अनुवाद का जो उद्देश्य है वो पूरा होता है। भाषिक जो सीमाएं हैं उन पर अगर नियंत्रण कर भी लिया जाए, उनसे अगर आप ये समझ के चलें कि स्रोत भाषा पाठ की जो भाषिक संरचना है उसको जानना तो आवश्यक है ही, क्योंकि सबसे पहले जो अनुवादक है वो भाषिक विश्लेषण ही करता है, यानी उसकी संरचना, उसका व्याकरण, उसकी विन्यासात्मक खूबियां और क्या-क्या उसकी जो व्याकरणिक कोटियां हैं उनके आधार पर उसका विवेचन किया जाता है। लेकिन जो बड़ी चुनौती है वो आती है सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में, यानी परिवेश को समझने में, पहले तो स्रोत भाषा पाठ के परिवेश को समझने में और फिर उससे उसका तालमेल लक्ष्य भाषा की जो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है उसके साथ बिठाने में आती है। एक तीसरी जो चुनौती है वह अभी आती है और इसको खास तौर पे अनुवाद के जो विद्वान हैं प्रोफेसर गोस्वामी, कृष्ण कुमार गोस्वामी जी, उन्होंने इस पर थोड़ा सा और अध्ययन किया है। उन्होंने कहा कि कभी-कभी पाठ की प्रकृतिगत समस्याएं भी हमारे सामने आती हैं। इस पर हम शायद ये भी कह सकते हैं कि जब हम पाठ की प्रकृति की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास पाठ कई प्रकार से सामने आता है। साहित्यिक पाठ होते हैं, साहित्येतर पाठ होते हैं, ज्ञानात्मक पाठ होते हैं, विधि से संबंधित पाठ होते हैं, ज्ञान विज्ञान के साहित्य का पाठ होता है, प्रौद्योगिकी के साहित्य का पाठ होता है, संसदीय पाठ होता है, मीडिया संचार माध्यमों में किस प्रकार की भाषा लेखन शैली होती है, उस तरह का पाठ होता है। तो जब हम इस पर विस्तृत रूप से नजर डालते हैं तो हमें दिखाई देता है, प्रतीत होता है कि हर पाठ की अपनी पाठगत विशेषताएं भी होती हैं। यानी तीसरे क्रम पे अगर मैं पाठगत विशेषताओं को रखता हूँ तो पहले क्रम पर पाठ की जो भाषिक विशेषताएं हैं वे एक चुनौतियों के रूप में सामने आती हैं। दूसरे स्थान पर उसके सांस्कृतिक या सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं, पाठ की विशिष्टताएं आती हैं। तीसरे पर जो पाठ की जो प्रकृति है, यानी वो किस तरह का पाठ है, किस तरह के विषय से उसका संबंध है, उसमें विज्ञान पर चर्चा हुई है, प्रौद्योगिकी पर चर्चा हुई है, मूल वैज्ञानिक संकल्पनाएं हैं, गणित का पाठ है या किस तरह का है। ये तीसरी जो अनुवादिता की स्थिति है, ये क्योंकि इसका कारण ये है कि हम साहित्य की जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें कविता, कहानी, उपन्यास,
और दूसरा जो सृजनात्मक साहित्य वो आता है जिसमें बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो उसे उत्कर्ष की स्थिति तक ले जाते हैं और सचमुच में पाठक को आनंद प्रदान करते हैं। और दूसरा पक्ष बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि जो सृजनात्मक साहित्य है उसमें कवि की, रचयिता की जो अपनी कल्पनाशीलता है उसका उत्कर्ष हमें दिखाई देता है। लेकिन जब हम इस प्रकार कविता, कहानी, उपन्यास, रिपोर्टाज, संस्मरण इस तरह के साहित्य को जो सृजनात्मक साहित्य की श्रेणी में आता है उसे हम अंतरित करने की कोशिश करते हैं, तो लक्ष्य भाषा में वे सभी चीजें, ये सभी बिंब विधान, अलंकार, छंद, शैली, ये सारी जो एक लिटरेरी डिवाइसेस हैं वो एक अलग रूप में हमें लक्ष्य भाषा की जो शैली है उसकी जो संस्कृति है उसमें मिलती है। अब हम अक्सर हिंदी और अंग्रेजी की बात करते हैं, लेकिन अगर हम मान लीजिए कि हिंदी से किसी भारतीय भाषा जो कि एक भाषा परिवार की भाषाएं नहीं है उनमें भी अगर अंतरित करने की कोशिश करते हैं अनुवाद के माध्यम से, तो वहां पर भी उसकी जो इस तरह की साहित्यिक विशेषताएं हैं वे हमारे सामने चुनौतियां जरूर खड़ी करती हैं और उनसे पार पाना पड़ता है। इसी तरह जब हम साहित्यिक या सृजनात्मक साहित्य की बात करते हैं तो जब हम कविता की बात करते हैं तो कविता में खास तौर पे लयात्मकता होती है, कल्पनाशीलता होती है, कवि की जो एक अनंत सोच, अनंत चिंतन जो है वो झलकता है। तो उस तरह से जब हम लक्ष्य भाषा में उसे ले जाने की कोशिश करते हैं तो कई बार इसमें अनुवादक को बड़ा श्रम करना पड़ता है, यानी कभी-कभी लगता है कि शायद इसका अनुवाद नहीं हो सकता, तो उस समय वो बहुत सारी दूसरी रणनीतियों का भी प्रयोग करेंगे जिन पर हम अभी आगे थोड़ी चर्चा करेंगे। सामाजिक सांस्कृतिक जो सीमाएं हैं उन पर मैं थोड़ा सा ध्यान आप सभी का ले जाना चाहूँगा एक और पक्ष की तरफ, वह है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। यानी जैसे मैंने किनशिप टर्म्स की बात की थी, नाते रिश्तेदारी की बात की थी, विवाह, शादी से जो उत्पन्न रिश्ते बनते हैं उनके लिए बहुत सारे ऐसे बड़े गूढ़ और क्लिष्ट शब्द होते हैं, अभिव्यक्तियां होती हैं कि वो सहजता से किसी दूसरे परिवेश की भाषा में उपलब्ध नहीं होते। हम सब जानते हैं हमारे यहाँ बेटा, पोता, पड़पोता, दोहित्र, मासी, चाची, नानी, दादी, पड़नानी, पड़दादी और कितने सारे रिश्ते हैं जिनके लिए बड़ी ही सटीक और एक तरह से निश्चित रिश्ते को बताने वाली अभिव्यक्तियां हैं। लेकिन अगर आप यूरोपियाई और अंग्रेजी भाषा पर ध्यान दें तो आपको इस तरह की प्रचुरता में उस तरह की उपयुक्त अभिव्यक्तियां नहीं मिलती। तो ये भी थोड़ा सा अनुवादक के लिए एक अन्वेषण का कार्य हो जाता है, श्रम का कार्य हो जाता है कि वो उन पर थोड़ा सा मेहनत करता है और तभी कोई ना कोई समाधान उनके लिए निकालता है। नाते रिश्तेदारी की शब्दावलियों के साथ एक और बड़ा सृजनात्मक साहित्य में हमें एक बड़ा पक्ष भाषा का, खास तौर पे हमारी जो भारतीय हिंदी की रचनाएं हैं उनमें, भारतीय भाषा की रचना में शब्द शक्तियों का प्रयोग, अर्थ को अतिशयता प्रदान करने के लिए, उसमें सबलिमिटी के लिए हम शब्द शक्तियों का प्रयोग करते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना का प्रयोग करते हैं। तो जाहिर है कि इससे अर्थ में जो अतिशयता है वो आती है और उसको व्यक्त करने के लिए हमें उसी तरह के जो प्रयास है वो करने पड़ते हैं। लेकिन सृजनात्मक साहित्य से इतर जब हम प्रशासनिक साहित्य की बात करते हैं तो उसकी अपेक्षाएं बिल्कुल भिन्न हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं, या ज्ञानात्मक साहित्य की अपेक्षाएं अलग हो जाती हैं। मीडिया की अपनी अलग विशिष्ट भाषा होती है, शैली होती है, और वो अब रेडियो के बारे में कहा जाता है कि इट इज़ फॉर वन एंड ऑल। जब हम रेडियो से प्रसारण करते हैं और रेडियो में जब हम किसी भाषा का प्रयोग करते हैं तो श्रोता को लगता है कि वो मुझसे, जो रेडियो पर प्रसारक है या जो बात करने वाला व्यक्ति या व्यक्ति है, वो केवल मुझसे ही बात कर रहा है या कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो असंख्य लोगों से बात करते हुए भी इस तरह की भाषा का प्रयोग करता या करती है कि हर श्रोता को लगता है कि केवल मुझसे ही बात की जा रही है। ये मीडिया की भाषा की विशेषता है। जो दृश्य श्रव्य माध्यम है उनकी भाषा की अपनी अलग शैली होती है।
उसमें परिवेश का ध्यान रखना पड़ता है। तो जब हम इस तरह के साहित्य का अनुवाद करते हैं सृजनात्मक साहित्य से इतर, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि उस माध्यम या मीडिया विशेष की अपेक्षाएं क्या हैं। अब मीडिया जो है वो बहुत ही सिलेक्टिव ऑडियंस या चयनित जो दर्शक श्रोतागण हैं उन तक तो नहीं होता, उसके अनंत पहुंच होती है। तो हमें अपनी भाषा को इस तरह से निर्धारित करना पड़ता है कि वो किसी भी वर्ग के किसी भी व्यक्ति की किसी भी तरह की जो भावना है उसको ठेस ना पहुंचाए, बल्कि उसको उनका उस प्रसारण को सुनने से एक आदर मान उनका बढ़े। तो जब अनुवाद किया जाता है मीडिया के पाठ का, तो उसमें ये ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि मीडिया की पहुंच कितनी है, उसका जो प्रयोक्ता, उपभोक्ता, दर्शक, श्रोता वर्ग है वो क्या है। अगर खेलों के समाचार हैं तो जाहिर है उसका अपना विशिष्ट श्रोता दर्शक वर्ग है, बाल साहित्य का है तो उसका अपना है, साहित्य कार्यक्रमों का अपना है। तो विधा के अनुसार आपको अपनी भाषा की शैली जो है वो निर्धारित करनी पड़ती है, उसकी वाक्य संरचना उसी क्रम में होती है। रेडियो में छोटे छोटे वाक्य लिखे जाते हैं और बहुत सारी जो गणितीय संख्याएं हैं, नंबर्स हैं, उनको एक अनुमानित रूप से कहा जाता है। तो ये इस तरह की विशेषताएं हैं। अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मैं एक उदाहरण देना चाहता था जो कि खास तौर पे सृजनात्मक साहित्य के लिए था। एक उदाहरण मुझे लगा कि बहुत रोचक है और उस पर आपको अच्छा लगेगा कि अगर उस पर हम चर्चा करेंगे। ये जो हम कविता में वर्ड प्ले की बात करते हैं, शब्दों से खेलने की हम बात करते हैं। पोइट्रीपन तो होता ही है, उसमें कविता भी लयात्मकता और हास्य व्यंग्य का पुट रहता है, लेकिन जब हम शब्दों से खेलते हैं तो इसका एक छोटा सा उदाहरण मेरे सामने आया। ये एक किसी विद्वान ने इसको कोट किया था, उसमें था ए मैन, ए प्लान, ए कनाल, पनामा। अब ये शब्दों की जादूगरी है, यानी एक व्यक्ति, एक योजना, एक नहर, पनामा। वाह क्या पनामा, एक व्यक्ति की सोच का उत्तम परिणाम। तो अनुवाद करते समय हमें कई सारी इस तरह की दिक्कतें आती हैं कि क्या किया जाए। इसके लिए मैं सुजन बेसनेट को कोट करूंगा। उनकी पुस्तक है ट्रांसलेशन स्टडीज। उसमें जॉर्ज मॉमिन ने 3 चीजें बताई कि 3 चीजें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। उन्होंने कहा कि एक तो हमें ये जान लेना चाहिए कि 2 भिन्न भाषाएं आधारभूत स्तर पर ही जब भिन्न हैं तो दोनों में एक समान अभिव्यक्ति हो, ऐसा संभव नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि जब मूल लेखक रचना का निर्माण करता है, रचना कार्य करता है, तो अपने सांसारिक अनुभवों को भी उसमें बुनता है। और जो सांसारिक अनुभव हैं ये कालक्रम के अनुसार होते हैं। किसी एक प्रदत्त काल विशेष में किस तरह की चिंतन शैली थी, किस तरह के अनुभव किसी के हो सकते हैं। तो जब इसका अनुवाद एक भिन्न कालखंड में किया जाता है तो उस समय एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आता है। तो उसमें उनका सुझाव ये था कि दोनों के बीच में एक तालमेल बिठाया जाना चाहिए। कोई बलात् या हठात ऐसी अभिव्यक्ति को वहां ना रखा जाए जो केवल रखने के लिए हो, लेकिन मूल लेखक के साथ अन्याय करती हो और जो समाज सांस्कृतिक रूप से जो लक्षित वर्ग का जो पाठक या श्रोता है उसको भी अच्छी ना लगे। तो उन्होंने ये कहा कि मूल में जो लेखक है वो क्या कहना चाहता है और जो लक्ष्य भाषा का जो पाठक है या श्रोता है वो क्या सुनना चाहता है। इन बात को इस बात को ध्यान में रखा जाए तो स्पीकर और हियरर और लिसनर जो है इनके बीच में, स्पीकर, हियरर और लिसनर, इनके बीच का जो एक बड़ा बहुत ही एक गहन संबंध है, लेकिन बहुत ही फाइन होता है, बहुत ही
अदृश्य होता है उसको अनुवादक को समझने की आवश्यकता है। यानी उसको एक बहुत सूक्ष्म धरातल पर जाकर के ये महसूस करना पड़ेगा कि मेरे इस शब्द के प्रति लक्ष्य भाषा के पाठक या उसकी जो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की संरचना है वो किस तरह से इसकी प्रतिक्रिया करेगी, उसको इसका ध्यान होना चाहिए। अब कुछ रणनीतियों पर बात हो जाए, क्योंकि अनट्रांसलेटेबिलिटी या अनुवादक की स्थिति के तो बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे उसके आयाम हैं, लेकिन इसके बावजूद ये बात अब तक कभी कही नहीं गई कि दिस टेक्स्ट इज नॉट ट्रांसलेटेबल, यानी इस पाठ का अनुवाद नहीं हो सकता। मैं इस पर अपनी तरफ से एक बात जोड़ना चाहूँगा कि ट्रांसलेशन इज एन एक्ट विद ए पर्पस। ये एक कहावत है, यानी अनुवाद एक स्वदेश गतिविधि है। अगर अनुवाद एक स्वदेश गतिविधि है तो अनुवाद तो किया ही जाना है। इसलिए किसी भी पाठ को ये कहना कि ये ट्रांसलेटेबल नहीं है, 100% इसका अनुवाद नहीं हो सकता, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि जब उसकी रचना हुई है तो भले ही कितना भी श्रम उसमें लगे, उसका अनुवाद किया जाना है, कभी कभी अनिवार्य भी होगा, क्योंकि अनुवाद जो है इट्स ए फेल्ट नीड। अनुवाद जो है एक उस तरह की गतिविधि नहीं है जैसे कि एक सृजनात्मक रचनाकार की होती है। सृजनात्मक साहित्य का रचनाकार अपनी कविता, कहानी, उपन्यास और दूसरे साहित्य का निर्माण करने के लिए स्वतंत्र होता है, जबकि अनुवादक जो है वो एक फ्रोजन जो एक निश्चित ठोस पाठ है, उसके साथ उसको काम करना होता है, लेकिन इसके बावजूद उसको उसका अनुवाद करना होता है, क्योंकि ये एक आवश्यकता आधारित कार्य है। इसलिए ये कहना संभव नहीं है कि कोई पाठ पूर्णतः अनुवाद्य हो सकता है। लेकिन हाँ, ये बात भी तथ्य पर आधारित है कि उसमें अनुवाद्यता का स्तर कितना है और किस तरह से उस अनुवाद्यता का समाधान किया जाएगा, उसके लिए अनुवादक के पास क्या रणनीतियां हैं, इस पर निर्भर करता है। और वो अनुवादक निश्चित रूप से रणनीतियों का प्रयोग करता है और कुछ ना कुछ अवश्य करता है, क्योंकि ट्रांसलेशन या अनुवाद जो है, कोई भी अनुवाद अंतिम नहीं होता, लेकिन अनुवाद इस दृष्टि से सफल माना जाता है कि अगर वो मूल के आशय को अक्षुण्ण रखते हुए उसे लक्ष्य भाषा में व्यक्त कर सके। उसमें भाषिक जो तत्व हैं उनमें विचलन होगा, उसमें जो सामाजिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां हैं उनको व्यक्त करने में अनुवादक को कुछ डिवाइसेस, कुछ ऐसे साधनों का उपयोग करना पड़ेगा कि वे व्यक्त भी हो जाएं, लेकिन मूल के साथ छेड़छाड़ ना हो, और लक्ष्य भाषा की जो सामाजिक सांस्कृतिक संरचना है, उसका जो परिवेश है, या उसका जो फाइबर है, सोशियो कल्चरल फाइबर है, उसके साथ भी कोई छेड़छाड़ ना हो। तो सबसे पहला जो साधन हमारे अनुवादक के पास अक्सर रहता है वो होता है एक तरह से रूपांतरण, एडेप्टेशन। आपने देखा होगा कि बहुत सारी रचनाओं के रूपांतरण हुए हैं, गद्य से पद्य में, पद्य से गद्य में, मंच के लिए, अन्य विधाओं के लिए। तो इस तरह की एक ये जिसको हम अप्रोप्रिएशन भी कहते हैं, हमारे यहाँ जो एपिक लिटरेचर है, राम कथा साहित्य है, उसका बहुत ज़्यादा अनुकूलन हुआ है, अप्रोप्रिएशन हुआ है। और आपने देखा है कि 300 रामायणास की भी बात की जाती है। रामायण के अनंत संस्करण हमें स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर, विभिन्न देशों के स्तर पर मिलते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है। दूसरा, जो खास तौर पे जहाँ सामाजिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को व्यक्त करने की जब जटिलता सामने आती है, तो एक व्याख्या का पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं, की जाती है। और अक्सर जैसे अगर हम ये कहें कि गंगा जल से मैं तृप्त हो गया, तो ये कहने के पीछे एक अलग तरह के अर्थ की प्रतीति होना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि गंगा जल के साथ एक अलग तरह की जो भावना है वो जुड़ी हुई है। वो एक साधारण जल नहीं हो सकता। तो उसे स्पष्ट करने के लिए या गंगा स्नान को ही हम लें, और बहुत सारी इस तरह की अभिव्यक्तियां हैं भारतीय समाज में जिनके लिए
जो बिल्कुल साफ-साफ तौर पे कोई पर्याय हमें भारतीय भाषाओं में तो मिल ही जाएँगे जो सहोदर भाषाएँ हैं, लेकिन दूसरे भाषाई परिवारों से संबंधित भाषाएँ अगर हमारे सामने हैं अनुवाद के एक टारगेट टेक्स्ट लैंग्वेज के रूप में, तो शायद थोड़ी-सी हमें परेशानी हो। तो इसमें पैराफ्रेज़िंग या व्याख्या का सहारा अनुवादक अक्सर ले लेता है। कभी-कभी इसमें अगर इससे भी स्पष्ट बात ना हो तो फुट नोटिंग कि कि जो ट्रांसलेटर जो है वो अपने समझ के अनुसार ट्रांसलेटर्स नोट या फुट नोट पाद टिप्पणियाँ या अनुवादकीय टिप्पणियाँ भी अपने अनुवाद के साथ जोड़ देते हैं। और अगर अंद्रे लेफेब्रे की बात की जाए तो उनके अनुसार जो डोमेस्टिकेशन और फॉरेनाइजेशन यानी घरेलूकरण और विदेशीकरण जो पाठ को लक्ष्य भाषा की संस्कृति सापेक्ष बनाने के लिए या उसे वहाँ व्यक्त करने के लिए जो दो रणनीतियाँ हैं, डोमेस्टिकेशन और फॉरेनाइजेशन या घरेलूकरण या विदेशीकरण, उनको भी अपनाया जा सकता है और अक्सर अनुवादक जो हैं वो इस तरह की रणनीति का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष जो है वो सूजन बेसनेट ने भी इस बात पे चर्चा की है। उनका भी कहना ये है कि जब हम भाषिक और सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर अननुवाद्यता की चर्चा करते हैं, लेकिन हम कभी-कभी जो एक अनुवादक के लिए अपेक्षित योग्यता का जो क्रम है, समझ यानी अनुवादक का अपना जो अनुभव है, उसको भी हमें प्रधानता देनी चाहिए और केवल उसे सामाजिक सांस्कृतिक पैमाने पर ही ना देख करके भाषिक रूप से ही उसको हम समुचित पर्याय ना समझते हुए जो लक्ष्य भाषा पाठ का जो सामाजिक और सांस्कृतिक फाइबर है, तंतु है, उस पर रख करके परखना चाहिए और उसे हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उसे उसके साथ समाहित करके उसमें उसको हम ठीक से रचने बसने का मौका दें, तब हमें उस पर उसको एक तरह से रख देना चाहिए। ये नहीं कि उसको एक बलात् या जो एक फोर्सफुल एक्टिविटी के तौर पर इसको नहीं रखना चाहिए। इसीलिए कहा भी गया है कि व्हाट सीम्स टू बी ग्रामेटिकली करेक्ट मे बी रॉन्ग कल्चरली। सांस्कृतिक दृष्टि से वो कभी-कभी अस्वीकार्य हो सकता है। तो इस तरह के और भी बहुत सारे पक्ष हैं अनुवाद्यता के जो समाज की विभिन्न मान्यताओं से जुड़े हुए हैं। और फिर जब हम भारत जैसे देश की बात करते हैं जहां 1600 से अधिक भाषाओं की चर्चा हुई है, हाल ही के एक सर्वेक्षण में लगभग 840 भाषाओं का के जो दस्तावेज है, उनका जो साहित्य है, उनका जो सर्वेक्षण में एक पूर्ण भाषाओं के रूप में उनकी पहचान हुई है, तो हम सब ये कल्पना ही कर सकते हैं कि किस तरह की हमारे यहाँ बहुभाषिकता है, बहुसांस्कृतिकता है और उसमें अंतरण अर्थ के अंतरण को लेकर के, अनुवाद की गतिविधि को लेकर के कितने बड़े स्तर की चुनौतियाँ खड़ी होती होंगी और किस तरह से अनुवादक उनसे पार पाते होंगे। तो ये अपने आप में एक बड़ा विषय है और मुझे लगता है कि अनुवादक सचमुच में एक बड़ा महत् कार्य करता है कि जो दो संस्कृतियों के बीच में सेतु निर्माण की कोशिश करता है अपने अनुवाद कर्म के माध्यम से। तो मैं समझता हूँ कि चर्चा को अगर कुछ विराम यहाँ दिया जाए और अगर हमारे जो शोध मंच के जो सदस्य हैं, अगर उनकी कोई जिज्ञासा हो या कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो उनका स्वागत है। जब तक प्रश्न आते हैं तो मुझे लगता है कि हम अपनी चर्चा को थोड़ा-सा आगे रख सकते हैं। बहुत सारे जो विद्वान हैं उन्होंने संस्कृति को लेकर के बहुत सारी अपनी व्याख्याएँ दी हैं और कुछ लोगों ने कहा कि जब हम
अनुवाद करते हैं और अगर संस्कृति सापेक्ष या संस्कृति निष्ठ अनुवाद नहीं होता है, तो एक तरह से जो कल्चरल शॉक की जो स्थिति पैदा हो जाती है, यानी जब हम लक्ष्य भाषा की संस्कृति को नज़रअंदाज करते हुए उसमें किसी स्रोत भाषा पाठ या अभिव्यक्तियों को बलात् हम उसमें रखने की कोशिश करते हैं, तो एक कल्चरल शॉक जो है वो हो जाता है। इसके अलावा कुछ लोगों ने, जैसे पीटर न्यूमार्क ने कहा कि संस्कृति जो है वो हमारे जो दैनिक उपभोग, जिसको हम मटीरियल और इकोलॉजिकल कल्चर है, उससे व्यक्त होती है। यानी जो हमारे आम उपभोज्य पदार्थ हैं उनसे, और जो व्यवहार की संस्कृति है उससे, और साथ ही साथ जो पारिस्थितिकी है, पारिस्थितिकी जिसमें पेड़ पौधे, वन्य जीव जंतु, पृथ्वी की बुनावट आदि शामिल होती है। इसका अभिप्राय ये है कि इनसे ही हमें जो शब्द हैं वो मिलते हैं, क्योंकि अगर हम हिमालयी प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर जो पेड़ पौधों की संपदा है उसके लिए असंख्य नाम हैं, लेकिन उसी तरह के नाम हमें समुद्र के आसपास के इलाकों में आप नहीं मिलेंगे। तो जाहिर है कि जब हम इस तरह के एक क्षेत्र विशेष के साहित्य को दूसरे क्षेत्र विशेष की भाषा में अंतरित करने की कोशिश करेंगे, तो हमें बहुत सारा जो दोनों के बीच में विभेद है, जो एक अंतर है, वो देखने को मिलेगा। और दोनों को वर्णित करने के लिए हमें जो कुछ सुझाव हैं, रणनीति हैं, उनका प्रयोग करना पड़ेगा। यानी हमें उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर हिमालय पर्वत पर पीपल का पेड़ है, तो उस दृष्टि से नहीं होगा जितना विशाल वट वृक्ष या पीपल मैदानी इलाकों में होगा, तो हमें उसकी एक तरह की जो एक छवि है वो निर्मित करनी पड़ेगी। लेकिन अगर देवदार के, पाइन ट्री की हम बात करें, जो पहाड़ी प्रदेशों में या ऊंचाई के जो इलाके हैं वहाँ पाया जाता है, तो हमें वो बताना पड़ेगा कि एक कॉनिफर है, कोन की शेप का एक बड़ा पेड़ है जिसकी लकड़ी बहुत अच्छी होती है, इमारती लकड़ी होती है, और ये पर्यावरण को शुद्ध रखने में, हिमालयी पर्यावरण को शुद्ध रखने में बड़ी भूमिका निभाता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। एंटनी पिम ने एक कहा कि जो संस्कृति है ये हमारी आस्था और व्यवहार आधारित होती है, किसी एक समूह की जो आस्थाएं हैं। क्योंकि अगर हम संस्कृति की चर्चा करते हैं तो हमारी जो आस्थापरक स्थिति है उसमें हम विभिन्न धर्मों के अवलंबी हैं। भारत में सभी धर्मों की आस्था का अनुकरण करने की छूट है। इस दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो असंख्य जो शब्द हैं वो आस्थापरक हमारे सामने हैं, जो एक दूसरे प्रदेश, एक दूसरे जो मत हैं उनसे वैभिन्न रखते हैं। तो हमें इनके बीच में भी जब कभी अंतरण करना हो एक इस तरह की भाषाओं के बीच में, तो हमें उसके लिए व्याख्या या फुटनोट या उस आस्था विशेष के लिए क्या शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उनकी प्रक्रियाएं कैसी हैं, उनमें किस तरह की शब्दावली का प्रयोग होता है, उसको अपनाना पड़ता है। कभी कभी जो हम अनुवाद में जो एक अननुवाद्यता का आकलन करने के लिए हम उसमें क्वालिटी या एक मॉडल भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। और असल में जब गुणवत्ता का प्रश्न आता है तो जाहिर है कि उसमें जो अननुवाद्यता का जो प्रश्न है वो भी उतना ही मुखर होकर के उठेगा। वह इसलिए कि हम सब जानते हैं कि जब हम अनुवाद करते हैं तो 3 मुख्य चरण होते हैं: विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन। तीनों ही स्तरों पर जो अनुवाद या अनुवादक है वो एक मनो प्रक्रिया से गुजरता है और अपने निजी अनुभव के आधार पर वो चिंतन करके उसके लिए कुछ उपाय करता है। लेकिन उसके उपाय सफल हों, उसका जो चिंतन है क्या वो लक्ष्य भाषा की संस्कृति के अनुरूप है, सापेक्ष है, इसका निर्णय करना तो पाठकों पर आधारित होता है। वो स्वयं इसका निर्णय नहीं कर सकता। ये बात सच है कि जो अनुवादक है उसकी
तिहरी भूमिका होती है। सबसे पहले पाठक की, फिर एक विश्लेषक की, फिर एक रचयिता की और एक चौथी भाषा भी, चौथी जो उसकी भूमिका है वो एक दूसरे पाठक की भी होती है। 3 भूमिकाएं प्रमुख हैं, पाठक, विश्लेषक और सर्जक। और चौथी उसकी जो भूमिका होती है अपने ही किए गए अनुवाद को पढ़ने की। लेकिन जब उसके किए गए अनुवाद को कोई दूसरा व्यक्ति पढ़ता है तो हो सकता है कि उसकी दृष्टि में वह अनुवाद उस तरह से जो एक उत्तमता की श्रेणी है उसके अनुरूप ना हो। तो वहाँ पर जब हम इसको एक गुणवत्ता के सरोकार की दृष्टि से देखते हैं तो ये गुणवत्ता का सरोकार भी अनुवाद्यता की स्थिति तक ले आता है। यानी एक तरह से जो आदर्श अनुवाद अगर नहीं हुआ है तो हम कह सकते हैं कि इस अनुवाद में या मूल पाठ के साथ शायद इस तरह की कोई जटिलता रही होगी कि इसका बहुत उत्तम अनुवाद नहीं हो पाया है। ये सारी बातें हैं, लेकिन एक बड़ा मुझे लगता है कि अच्छा पक्ष अनुवाद का ये है कि इसमें बहुत सारे विद्वानों ने कहा कि अनुवाद में जो है अगर कोशिश की जाए तो उसमें सबसे बड़ी कोशिश क्या होनी चाहिए, यानी अनट्रांसलेटेबिलिटी या अननुवाद्यता से जूझते हुए भी क्या होना चाहिए। क्या हमें भारी भरकम पर्याय ढूंढ करके सिर्फ अपनी इतिश्री कर देनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। एक विद्वान कहते हैं कि यथासंभव अनुवाद में नेचुरलनेस होनी चाहिए, स्वाभाविकता। जिस तरह के हम कहते हैं कि गुड ट्रांसलेशन इज दैट विच रीड्स, यानी जिसमें पठनीयता हो, जिसमें स्वाभाविकता हो। जिस तरह से हम मूल पाठ को पढ़ते हैं और लगता है कि उसको पढ़ते ही चलें, पढ़ते ही जाते हैं, अगर यही गुण हम अनट्रांसलेटेबिलिटी या अनुवादिता की जो बाधाएं हैं उन पर पार पाते हुए लक्ष्य भाषा में रचित पाठ में हम ला पाएं तो मुझे लगता है कि अनुवादक मूल पाठ के साथ न्याय तो करेगा ही, साथ ही साथ लक्ष्य भाषा के जो श्रोता या पाठक हैं या जो लक्ष्य भाषा में रचित पाठ है उसके साथ भी न्याय होगा। एक दूसरी जो तकनीक है जिसको एंड्रे लेफेब्रे ने बहुत महत्व दिया है, उन्होंने कहा ट्रांसलेशन एक तरह से रीराइटिंग है। सृजनात्मक साहित्य के संदर्भ में तो इसको हम बहुत जगह देखते हैं, अक्सर देखते हैं कि रीराइटिंग जब कई बार पाठ इस तरह का होता है कि उसको शब्दशः अनुदित करना तो मुश्किल होता ही है, लेकिन अगर उसका जो भाव है उसको भी जिस्ट के तौर पे लक्ष्य भाषा में व्यक्त करना या लक्ष्य भाषा में उसी से पूरे पाठ के आशय को व्यक्त करना थोड़ा कठिन होता है। तो एक तरह से उन्होंने कहा कि ट्रांसलेशन को उन्होंने रीराइटिंग यानी पुनर्लेखन की संज्ञा भी दी है कि ट्रांसलेशन जो है वो एक प्रकार का पुनर्लेखन है। पुनर्लेखन है भी क्योंकि ये बात तो सच है कि मूल भाषा की जो विशेषताएं हैं, जो उसका क्लेवर है, जो उसकी भाषिक संरचना है, जो उसकी सामाजिक सांस्कृतिक संरचना है, शैली है, उससे विचलन तो किया ही जाता है, लेकिन किस स्तर तक किया जाता है, क्या उसकी पूरी व्याख्या करके उसको एक अलग रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो कभी कभी खास तौर पे जो कुछ साहित्य हैं उनमें पुनर्लेखन किया जाता है, रीराइटिंग की जाती है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा छंद, भाव, विधान, अलंकार, गुण, रीतियाँ इत्यादि हों, तो उसकी उस स्थिति से निपटने के लिए पुनर्लेखन भी कुछ विद्वानों ने बताया। तो संक्षेप में अगर हम ये कहें कि जो अनुवादिता है ये किसी भी भाषा की अपनी विशेषता है, इसको हम उस भाषा में कमी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि हर भाषा अपने भाषिक और सामाजिक परिवेश से उपजती है, उसकी अभिव्यक्तियों को मुखरता देती है और उस परिवेश में जो प्रचलित नियम विधान है उनके अनुरूप भाषा अपना स्वरूप ग्रहण करती है। लेकिन जब उसे दूसरी भाषा में ले जाना होता है तो जाहिर है कि दोनों में भाषिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्तर पर और प्रकृतिगत स्तर पर भिन्नता होने के कारण दोनों के बीच में एक तरह का तालमेल बिठाने में जो श्रम लगता है वह
एक प्रकार की जो अनन्यवाद्यता की स्थिति है उससे निपटने जैसा ही है। लेकिन शायद ये कहना भी उपयुक्त नहीं होगा कि किसी साहित्य का अनुवाद हो ही नहीं सकता। लेकिन ये भी कहना शायद संभव नहीं है कि हमेशा पूर्ण अनुवाद की गुंजाइश रहती है। जब अनुवाद है तो दूसरी भाषा में मूल प्रथम या स्रोत भाषा में कहे हुए आशय, इंटेंट को केवल कम्युनिकेट किया गया है, उसका अंतरण किया गया है, ना कि उसकी मूल की भाषा को लक्ष्य भाषा में ले जाया गया है। तो इस पक्ष को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो भाषिक सीमाएं हैं, सांस्कृतिक सीमाएं हैं, लोकपरक सीमाएं हैं, लोक व्यवहार की सीमाएं हैं, और जैसा मैंने अभी जिक्र किया था कि कभी-कभी व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध प्रतीत होते हुए भी सांस्कृतिक दृष्टि से पाठ अनुपयुक्त हो सकता है, ऐसी भी कई बार स्थिति हो जाती है। तो अनन्यवाद्यता का शायद ये एक उत्तम उदाहरण है कि जो अनुवाद है या जो अनुदित पाठ है उसे स्रोत भाषा पाठ की भाषिक और सामाजिक सांस्कृतिक समझ को बनाए रखते हुए लक्ष्य भाषा की जो भाषिक विशेषताएं हैं उनकी जो उसकी जो स्वरूप संरचना शैली है उसमें उसको ढालते हुए उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के साथ सामंजस्य बिठाते हुए अगर अंतरित किया जाए तो निश्चित रूप से अनुवाद आदर्श अनुवाद हो ये शायद कहना बड़ा संभव नहीं होगा, लेकिन इतना अवश्य है कि अनुवादक जो है वो दोनों भाषाओं के साथ न्याय करेगा और अनुवाद कर्म तभी सफल होगा जब वह लक्ष्य भाषा की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में ठीक से रच बस जाए। धन्यवाद। How far it is possible to do interpretation in pictorial semantics? Is there any section of untranslation? Kindly enlighten us with this knowledge. Sanjiti, it is very difficult to say a final word on interpretation of the pictorial presentation or pictorial semiotics. Reason being that this is a highly sensitive creation, and in a given time, space, and situations, who knows what the ideas were in the painter's mind. But I would like to suggest that there are studies which set certain parameters how to analyze and how to interpret the paintings or the pictorial works. तो मुझे लगता है कि पिक्टोरियल वर्क्स के लिए बहुत ही निश्चित दिशा निर्देश हैं। मैं इसलिए आप एक सामान्य किसी भी अनुवादक से ये नहीं कहूँगा कि आप किसी भी प्रकार की जो चित्रात्मक पाठ है उसको आप जैसे चाहें वैसे उसकी व्याख्या कर दें जैसे आपको अच्छा लगे, क्योंकि इसके लिए अध्ययन हुए हैं और उन अध्ययनों के आधार पर कुछ निर्धारित मापदंड हैं जिन पर किसी भी चित्रात्मक प्रस्तुति को परखा जाता है और फिर उसकी जो व्याख्याएं हैं वो की जाती हैं। तो ये एक बहुत ही विशेषज्ञता का क्षेत्र है और मैं समझता हूँ कि जब भी अनुवाद अध्ययन या इंटरप्रिटेशन स्टडीज के जो स्टूडेंट्स हैं, निर्वचन के जो छात्र हैं, वो इस तरह की जो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है उनका निर्वचन करेंगे, उनकी व्याख्या करने की कोशिश करेंगे, तो वे उन मापदंडों को, उन अध्ययनों को ध्यान में रखते हुए उनमें जो दिए गए पैरामीटर्स हैं, जो दिशा निर्देश हैं, उनके अनुरूप उसकी व्याख्या करेंगे। तारावती मीना ने कहा है, कृपया रिटेंशन की अवधारणा को समझाने की कृपा करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, बहुत जगह हम कई बार लक्ष्य भाषा में जो स्रोत भाषा में अभिव्यक्ति है उसका एक ठीक रजिस्टर या प्रयुक्ति हमें लक्ष्य भाषा में नहीं मिलती। अब देखिए, क्रिकेट में हम नो बॉल कहते हैं। अब नो बॉल के लिए हम शून्य बॉल उसका अनुवाद नहीं कर सकते हैं सामान्य हिंदी में। क्रिकेट की व्याख्या अगर हिंदी में की जा रही हो तो नो बॉल का प्रयोग आपने अक्सर आंखों देखा हाल या रनिंग कमेंट्री में सुना होगा, जो कमेंटेटर्स हैं उनके माध्यम से। लेकिन उसके लिए हम कोई शून्य बॉल नहीं कहते हैं। अगर उसकी दूसरी किसी भाषा में
व्याख्या की जानी हो, उसका अनुवाद किया जाना हो, तो उसको नो बॉल ही कहा जाता है। इसका कारण ये है कि ऐसी संकल्पनाएं जो मूल भाषा की मूल हों, ओरिजिनल हों, और जो दूसरी भाषा में केवल व्यवहार के स्तर पर समझी जाती हों, लेकिन उस समाज की मूल ना हो। अब हम अक्सर अंग्रेजी में कर्ड और योगर्ट 2 शब्द हैं, हिंदी में इन दोनों के लिए एक ही शब्द प्रचलित है, दही। लेकिन जब वैज्ञानिक लेखन किया जाना हो तो योगर्ट को दही नहीं लिखा जा सकता। तो इसलिए अच्छा है कि इस तरह से हम उसको रिटेन करें। तो रिटेंशन वहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है जहाँ लक्ष्य भाषा में मूल संकल्पना उस शब्द की ना हो। और इससे जो आंद्रे लेफेवरे का सिद्धांत है फॉरेनाइजेशन का, एक तरह से हम पाठक को मूल संकल्पना के या दर्शक को मूल संकल्पना के नजदीक भी ले जाते हैं। तो हम उसका एक विदेशीकरण तो कर देते हैं। तो उसके 2 फायदे हैं। एक तो ये कि मूल से अर्थ का विचलन होने की संभावना खत्म हो जाती है, और दूसरे ये कि नए शब्द को लाने से जो लक्ष्य भाषा है उसके पाठक में एक अभिरुचि पैदा होती है कि मैं इसके अर्थ के विस्तार को या इसके अर्थ की संकल्पना को समझूं। तो रिटेंशन जो है वो पॉलिसी, रिटेंशन जो रणनीति है, अक्सर अनुवादक इसका प्रयोग करते हैं। राजकुमार जी का प्रश्न था, बहुत सी बारीकियों के साथ अनुवाद के कई आयामों पर बहुत विषयगत व्याख्यान हुआ, बहुत धन्यवाद। रेखा सेठी जी नमस्कार। शोधार्थियों के लिए आपने पाया कि शायद उपयोगी हो, तो मैं आशा करता हूं कि आपके भी इस सहयोग से हमारे शोधार्थी अपने अध्ययन अध्यापन को आगे बढ़ाएंगे। रेखा जी बहुत शुक्रिया। संतोष नागरे जी का प्रश्न है, अनुवाद तथा अनुवाद की रचना प्रक्रिया को लेकर गंभीर चिंतन। जी, नेहा कौशिक ने भी गुड इवनिंग सर लिखा है। संज्योति घोष ने लिखा है कि कमेंट सेक्शन में है। नितिन मिश्रा जी ने, कविता के अनुवाद में लयात्मकता पर अधिक बल दिया जाए या उसके अर्थ संदर्भ पर? नितिन जी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा मधुशाला का अनुवाद एक बड़ा उत्तम अनुवाद हमारे सामने है। उसमें उन्होंने दोनों ही चीज़ों की रक्षा की है। लय तो एक तरह से जो मैं अभी व्याख्यान में आपसे चर्चा कर रहा था कि रीराइटिंग तो कर ही दी है, लेकिन वो पूरी तरह से ज्ञेयता परक है, लय को भी संभाला है। लेकिन उसमें जो शब्दावली है वो उमर खयाम की जो मूल संकल्पना है टैवरन और मधुशाला की जो है, तो उसको बनाए रखा है। तो एक आदर्श अनुवाद है। लेकिन कविता के अनुवाद की चुनौती यही है कि क्या उसकी शैली या जो लयात्मकता पर ही ध्यान दिया जाए या उसके अर्थ संदर्भ पर भी। तो मुझे लगता है कि कभी कभी हम उसका जो अर्थ संदर्भ है उस पर भी गहन चिंतन करें तो आवश्यक है। नितिन मिश्रा जी ने, आज अनुवाद प्रक्रिया में स्रोत भाषा पाठ की लोकोक्तियों मुहावरों का अर्थ ग्रहण कैसे किया जाए? जी, मुझे लगता है कि इस प्रश्न पर या ये जो जिज्ञासा है इस पर हमें इस दृष्टि से विचार करना चाहिए कि मुहावरे जो हैं वो तो वैश्विक होते हैं, ग्लोबल होते हैं, वो हर समाज संस्कृति में प्रचलित होते हैं। लेकिन लोकोक्तियाँ और मुहावरे जो होते हैं वो वाक्यांश होते हैं, फ्रेजेस होते हैं। लोकोक्तियाँ जो हैं वो एक पूर्ण वाक्यांश होते हैं, पूर्ण वाक्य होते हैं, अपने आप में स्वतंत्र उक्ति होती है। और ख़ास तौर पे लोकोक्तियों के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही गंभीर रूप से स्थानीय अभिव्यक्तियाँ होती हैं, यानी इनके अर्थ की जो प्रयोज्यता है वो स्थानीय स्तर तक ही सीमित रहती है। अब पछताए होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो ये भारतीय परंपरा में ही इस तरह की लोकोक्ति से अर्थ ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी यूरोपीय समुदाय में या दूसरे समुदाय में चिड़ियों के खेत चुगने की कोई संकल्पना रही होगी। इस दृष्टि से लोकोक्तियों का अनुवाद स्थानीय अभिव्यक्ति के स्तर पर प्रचलित और व्यवहारिक होता है, जबकि मुहावरे जो है वो वैश्विक स्तर पर, जैसे हरक्यूलियन टास्क अगर कह दिया, सबको पता है कि एक भीम काया है, एक बड़े
श्रम का कार्य है, जिसको हम कहते हैं, जिसको हम गंगा को पृथ्वी पर जो लेके आए थे उनके नाम से उस कार्य को हम जानते हैं। तो हरक्यूलियन टास्क के लिए श्रम साध्य कार्य उसका अर्थ है, और ये पूरे वैश्विक स्तर पर प्रचलित है। भारत में इसको, जैसे हम कहते हैं, भगीरथ प्रयास। अमोल सेठी, मैं गंगा स्थान से तृप्त हो गया, आपके अनुसार अंग्रेजी में इसका अनुवाद। जी जी जी, आप इसमें देखिए, अगर तो गर्मी के मौसम में गंगा के तट पर स्थान है तो शीतलता और पावनता से तृप्ति हुई है। लेकिन यदि घर में, अपने घर में गंगा जल को ला करके उसके कुछ एक अंजुलि भर करके पानी से आपने बाल्टी में डाल करके स्नान किया, तो आपकी उसमें आस्था परक संतुष्टि है। तो ये दो अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। अगर आपने गंगा के किनारे स्नान किया है तो पावन और शीतलता की तृप्ति होगी, और अगर आपने घर पे स्नान किया है गंगा जल डाल करके तो आपकी आस्था परक तृप्ति इससे होगी। तो हो सकता है कि इसका जो अनुवादक जब इसका अनुवाद करे तो उसे फुट नोटिंग या ट्रांसलेटर्स नोट में बताना पड़े कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में, किस संदर्भ में इसका अनुवाद किया जा रहा है। और ये भी संभव है कि ये पाठ या ये जो छोटा सा फ्रेज आपने उद्धृत किया है ये एक पैराग्राफ का हिस्सा हो, तो वहीं पर अगले वाक्य में इसका कॉन्टेक्स्ट स्पष्ट होता हो। तो ये जो डिस्कोर्सल फीचर हैं पाठ के, उसमें ये चीज आती है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, कैसे एक वाक्य का जो अर्थ है वो दूसरे वाक्य से पूर्ण होता है। तो ये पाठ पर भी निर्भर करता है, लेकिन अगर स्टैंड अलोन केवल इसी वाक्य की आप चर्चा करते हैं तो शायद इसके लिए अगर किसी अपरिचित भाषा संदर्भ में इसको हम अनुदित कर रहे हों तो वहाँ फुटनोट की आवश्यकता पड़े। जयेश, प्रियांशी कश्यप, राजश्री, अंगसेपाम, राजकुमार, नितिन मिश्रा जी। तो ये प्रश्न है। आगे प्रियंका कुमारी झा का प्रश्न है, सर मूल रचना में जो संगीत होती है उसे लक्ष्य भाषा में अनुवाद करते हुए किस तरह का ध्यान रखना होता है जिससे अनुवाद मूल भाषा के करीब हो? जी जी जी, संगीत का मतलब अगर लय से है तो देखिए, कविता का अनुवाद करते समय हमें 2-3 प्रविधियों की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी उसका हम भावात्मक अनुवाद करते हैं और कभी कभी कविता का शाब्दिक अनुवाद भी करना होता है। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि जो मूल संदेश है कविता में उससे कोई छेड़छाड़ ना हो। तो कहने का भाव ये है कि भले ही आप उसके क्लेवर को बदल दें, कुछ उसमें थोड़ी सी छूट ले लें, लेकिन जो मूल कविता का जो मूल है जिससे हम कहते हैं कि इट हिट्स, कविता कहाँ आपको एक आकर के सुकून देती है, शांति देती है, उस सुकून और शांति के जो लयात्मक पक्ष है उसको आपको पकड़ना होगा और उसकी रक्षा करनी होगी। और कुछ प्रश्न होंगे तो जाहिद जी आपके साथ मिलकर के फिर किसी और सत्र में उनका पूरा करेंगे। बहरहाल बहुत अच्छा लगा, और सभी मंच के सभी साथियों को, सदस्यों को मेरा आभार कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि अनुवादिता पर हम आपस में कुछ चर्चा कर सकें और कुछ विचार हम साझा कर सकें।